नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। बजट आ चुका है और बजट के विषय में आज चर्चा करेंगे। बजट मुख्य रूप से होता क्या है? जैसा कि सामान्य तौर पर आप बनाते हैं बजट अपना, अगर आप बाहर रूम रेंट लेकर के रहते हैं तो आपके घर से अगर 5,000 10,000 रुपये आता है तो 5,000 10,000 रुपये में से आगामी आने वाले महीने में पैसा तो शुरुआत में ही आ जाता है, महीने के शुरुआत में। फिर जो महीना होता है उस महीने में किस किस मद पे कितना खर्च करना है, बिजली बिल कितना होगा लगभग, इसके अलावा रूम रेंट कितना देना है, उन सब चीज़ों का आप हिसाब करते हैं, वही बजट होता है। उसी प्रकार से सरकार भी अपने आय व्यय का हिसाब रखती है, उसको हम बजट कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बजट के विषय में आज सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे प्रमुख बिंदु, सबसे पहला बिंदु जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि पहले ज्ञान पर आधारित बजट था जो कि गति पर आधारित हो चुका है। ज्ञान पर आधारित मतलब जैसे ज्ञान को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं GYAN, ज्ञान। यानी ज्ञान मतलब पहला गरीबी, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। मुख्य रूप से पहला, इससे पहले जो बजट आया था पिछले साल का, वो फोकस था ज्ञान पर, यानी गरीबी पर, युवा पर, अन्नदाता पर और नारी पर। लेकिन वित्त मंत्री जी ने इस बार एक नया थीम लेकर के आए और इस ज्ञान को बदल करके गति कर दिया गया। गति यानी इस बार का फोकस किस पर, इस बार का जो बजट जो फोकस है वो नए थीम पर फोकस है, जिसको कहा जाएगा गति। और गति के अंतर्गत ग से गुड गवर्नेंस, अ से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना निर्माण में तेजी, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बताया गया है। क्लियर होगा? तो सबसे पहला बात, पहले फोकस था ज्ञान पर, अब फोकस कहाँ है? गति पर है। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब दूसरा नंबर बिंदु देखते हैं, गति में क्या क्या चीजें हैं। तो गति में सबसे पहला गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। सुशासन के अंतर्गत क्या है? तो सबसे पहला, शासन में सुधार करना, बेहतर सेवा वितरण करना, नागरिक सहभागिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता, जवाबदेही। उसी प्रकार से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें कवर होगी? तो विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ाना है, निजी निवेश नीति में सुधार करना है, व्यवसाय करने में आसानी, यानी ऐसी व्यवसायिक व्यवस्था बनाई जाएगी तो जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो, और जो नियमावली है, जो लाइसेंस आदि की व्यवस्था है, उसको अच्छा किया जाएगा, आसान किया जाएगा जो व्यवसायिक हैं उनकी दृष्टिकोण से। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी की बात करता है। प्रौद्योगिकी में क्या? अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लाया जाएगा, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी, सेवा वितरण को बढ़ाया जाएगा, उन्नत विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करता है। आई मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास पहला नंबर पॉइंट, नई औद्योगिक नीति लाया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में कि वो आए और अपना इंडस्ट्री लगाएं। तो इस प्रकार से गति का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखिए, तो बजट का आकार देखते हैं करोड़ में। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसे चीजों को आपको छोड़ना नहीं। अगर हम देखें 2001-2002 का जो बजट था वो लगभग 57,5,705 करोड़ रुपए का था, सब करोड़ में ही है। फिर 2010-11 का जो बजट हुआ वो 24,685 करोड़ रुपए का हुआ। 21-22 का जो बजट था 95,650 करोड़ का था। 23 के इसके बाद 24-25 का जो बजट था यानी पिछले साल का 1,47,646 करोड़ रुपए का था। और वर्तमान बजट जो है वो 1,65,000 करोड़ रुपए का है। क्लियर है? यानी 1,65,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है और इसी क्रम में सरकार ने खर्च किया है। तो हो सकता है आपसे पिछले बजट का पूछ ले, 2020-21 का पूछ ले, 2010-11 का पूछ ले, ऐसा पूछा जाता है, तो आपको इसके लिए सचेत रहना चाहिए। अब देखते हैं बजट एक नजर में अगर बात करूं तो कुल राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, कुल प्राप्तियां क्या है, कुल व्यय क्या है। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत 1,25,900 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे,
जिसमें राज्य का राजस्व जो होगा वो होगा 68,400 करोड़ रुपए का। केंद्र से जो प्राप्ति होगी वो होगा 57,500 करोड़ रुपए का। पूंजीगत प्राप्तियों में अगर देखें तो पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी, 21,600 करोड़ रुपए। तो कुल प्राप्तियां कितनी होंगी, 1,47,500 करोड़ रुपए। और कुल व्यय की बात करूं, अच्छा 1,65,000 हमको खर्च करना है। कुल व्यय क्या है, तो कुल व्यय है, कुल व्यय में पहला राजस्व व्यय आएगा जो कि 1,24,840 करोड़ रुपए का होगा। पूंजीगत व्यय जो होगा वो 22,300 करोड़ रुपए का होगा। ऋण एवं अग्रिम ऋण पर जो खर्च होगा वो 300 सॉरी कुल प्राप्तियां, हाँ ऋण और अग्रिम ऋण से जो प्राप्तियां होंगी वो 306 करोड़ रुपए। टोटल कितना होगा, 1,47,646 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो यहां पर हमने देखा सरकार इतना खर्च करने वाली है, लेकिन सरकार के पास प्राप्ति कितना हो रहा है, 1,47,646 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है कि इसमें सरकार कुछ पैसा ऐड करेगी और राजकोषीय घाटा आदि ऐड करके कितना करेगा, 1,65,000 रुपए करेगी। ये पिछले साल का है 2024-25, 2025-26 का ये वाला है, ठीक है। 2025-26 में अगर देखें, अच्छा ये तो 24-25 का हो गया ना, गलत पढ़ा दिया सर, हमको इसको देखना है, ये 2024-25 का है, पुराना वाला है, हमको नया वाला देखना है। नया वाला देख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां को कितनी होंगी, तो 1,41,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होंगी, जिसमें राज्य का राजस्व 76,000 करोड़ रुपए। उसके बाद केंद्र से प्राप्तियां 65,000 करोड़ रुपए, 24,100 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत प्राप्तियां होंगे। कुल 1,65,000 रुपए, 65,100 जो है क्या है, 1,65,100 कुल प्राप्तियां होंगी। और जिसको सरकार खर्च करेगी किन किन क्षेत्रों में, राजस्व व्यय में 1,38,196 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय में 26,341 करोड़ रुपए, और ऋण और अग्रिम ऋण में खर्च करेगी 463 करोड़ रुपए। यानी कुल मिला के 1,65,000 रुपए खर्च करने वाली, 1,65,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है, ठीक है। ये वृद्धि है, ये वृद्धि अभी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसको आगे भी पढ़ेंगे। 2025-26 के लिए प्राप्तियां देख सकते हैं आप, कर राजस्व से कितना, गैर कर राजस्व से कितना, ये सब चीजें, कर राजस्व क्या है, गैर कर राजस्व क्या है, इन सब चीजों के लिए आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इकोनॉमी में सारे टर्म्स होते हैं। आगे देखते हैं प्राप्तियां 2024-25-26 में। तो 25-26 में रेवेन्यू यानी कर राजस्व, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कितने का है, 85% है। और कैपिटल रिसिप्ट कितने का है, यानी पूंजीगत आय और राजस्व आय दोनों है। तो ये राजस्व आय है और एक गैर कर राजस्व आय, इसको बोल सकते हैं या पूंजीगत आय बोल सकते हैं। ये कितने का है, मतलब 85% राजस्व आय से आएगा और 15% इससे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पैसा है वो कौन कौन से क्षेत्र से आएगा और फिर देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में जाएगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, 33%। ये क्या है, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू है, यानी राज्य का खुद का कर राजस्व जो है वो 33% पूरे बजट में 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट है, इसमें 33% कितना है, राज्य का खुद का कर राजस्व है। दूसरा देखते हैं स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी गैर कर राजस्व, जिसको पूंजीगत आय बोलते हैं, उसकी बात करते हैं तो वो कितना है, 13% है। फिर देखते हैं शेयर ऑन यूनियन टैक्स ड्यूटीज, यानी भारत सरकार जो देगी वो 39% देगी टोटल में। और अगर मैं बात करूं इसमें जो जीएसटी आदि होती है उससे कितना आएगा, तो आएगा 30%, ये वाला, ठीक। और सरकार, केंद्र सरकार हमको जो अनुदान देगी वो कितना होगा, इसमें 9% का अनुदान केंद्र सरकार से मिलेगा। इसके बाद नेट पब्लिक डेट, यानी जो लोगों से उधार लिया जाएगा वो कितना प्रतिशत होगा, तो ये है 14% का। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांटेज, यानी पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें नेट
पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट भी है वो कितने का है, तो वो है आपका 15% का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रुपए कहां कहां जाना है। तो प्रतिबद्ध व्यय में 34% जाएगा, सहायता एवं सब्सिडी में 40%, पूंजीगत व्यय में 16%, अन्य में 10%। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट किस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बजट में प्रावधान करता है, या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च है। तो आप कहेंगे सहायता और सब्सिडी में। सहायता और सब्सिडी जैसे एक होता है ना वो 1,000 रुपए प्रति माह वाला, क्या बोलते हैं उसको, महिला वाला 1,000 रुपए प्रति माह, वो सब इसी में आएगा। या फिर कोई घर वर बनाना है उसमें सब्सिडी मिल, जैसे महात्मा गांधी बोल रहा हूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, उस सब में जो सब्सिडी होती है वो सब इसी से कवर होगा। ये 40% व्यय केवल सब्सिडी और सहायता में दिया जाएगा। फिर प्रतिबद्ध व्यय में 34%, पूंजीगत व्यय में 16% और अन्य में 10% खर्च किया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपका प्रमुख पॉइंट ये हो सकता है जहां से आपसे प्रश्न पूछेगा। अब देखते हैं प्रमुख विभागों में बजट में वृद्धि, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहला 2024-25 का देखेंगे, फिर 25-26 का देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 2024-25 में वाणिज्य और उद्योग विभाग को 649 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि 25-26 यानी वर्तमान में 1420 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी 119% की वृद्धि हुई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग को पहले मिला था 84 करोड़ रुपए, अब मिलेगा 168 करोड़ रुपए, 100% की वृद्धि सीधे सीधे, इसको डबल कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के क्षेत्र में अगर बात करें तो 6,428 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन इस बार दिया गया है कितना, 9,440 करोड़ रुपए, यानी 47% की वृद्धि हुई है। महिला एवं बाल विकास के लिए पिछले बार दिया गया था 5,683 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार दिया गया है 8,245 करोड़ रुपए, यानी 45% की वृद्धि हुई है। यहां से एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछ सकता है कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा वृद्धि किस विभाग में की गई, विभाग का नाम पूछ सकता है, या सबसे कम वृद्धि किस विभाग में की गई, तो उस विभाग का नाम पूछा जा सकता है। तो अगर टोटल हम लोग देखें तो सबसे कम वृद्धि किसमें है, ये 19% का है, जो कि है लोक निर्माण विभाग में। ठीक, सबसे कम लोक निर्माण विभाग। और सबसे अधिक वृद्धि देखें तो 119% की वृद्धि किसके अंतर्गत की जा रही है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। इसका मतलब ये है कि सरकार कुल मिला के करना क्या चाहती, सरकार करना ये चाहती है कि अधिक से अधिक उद्योग लगे, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, लेकिन वो स्वरोजगार के माध्यम से उत्पन्न हो। इसीलिए तो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पैसा बढ़ाया गया है वाणिज्य उद्योग में, क्योंकि वाणिज्य उद्योग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि उद्योगों को बढ़ावा देने में काम करती है। तो इसीलिए इसमें पैसा बढ़ाया गया सीधे सीधे 119% का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं, या आपसे कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जिसको मैं आप बताने वाला इस नंबर पॉइंट से। कहां हुआ, यहां से कर लो क्लीन, अरे आएगा, हाँ आएगा, इरेजर कैसे इरेज, हाँ हो रहा है। कुछ और बातें जो कि बता सकता हूं, बता दे रहा हूं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। वो बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछा जा सकता है गैप के विषय में, यानी 2024-25 और 25-26 में अगर देखें तो कौन से क्षेत्र में या फिर कौन से विभाग में सबसे कम या सबसे अधिक गैप मिला। तो उसके लिए आपको इसको माइनस कर करके देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक गैप और सबसे कम गैप किस क्षेत्र में किसको मिला। या यहां से पूछा जा सकता है कौन से विभाग, कौन से डिपार्टमेंट को सबसे अधिक बजट दिया गया और कौन से डिपार्टमेंट को सबसे कम बजट दिया गया। तो वो भी चीजें आपको यहां से
पूछी जा सकती है। अगला नंबर पॉइंट देखें, प्रमुख विभागों का आवंटन देख लेते हैं, किस विभाग को सबसे ज्यादा बजट मिला और कितना प्रतिशत मिला, उसको अगले वीडियो में अगले स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख विभागों का आवंटन। तो सबसे ज्यादा जो बजट मिला है वो स्कूल एवं शिक्षा विभाग को मिला है। बोल रहे हैं ना लोग शिक्षक भर्ती, तो शिक्षक भर्ती वालों ये देख भी लेना कि स्कूल एवं शिक्षा विभाग को सबसे अधिक बजट में प्रावधान किया गया है, जो कि 22,356 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 18,461 करोड़ रुपए दिया जाएगा। कृषि विभाग के लिए 13,506 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये कहां गया? हाँ ठीक। लोक निर्माण विभाग के लिए 9,501 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति के लिए 9,440 करोड़, गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़, महिला एवं बाल विकास को 8,245 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 8,040 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 7,055 करोड़ और नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 6,044 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 5,300 करोड़। अगर हिस्सा में देखें तो सबसे ज्यादा किसको मिला? स्कूल शिक्षा विभाग को। यह प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा आईएमपी। सबसे ज्यादा बजट किस विभाग को दिया गया? सबसे कम बजट किसको दिया गया है? तो जलवायु परिवर्तन विभाग को दिया गया है 2%, राजस्व विभाग को भी 2%, जल संसाधन विभाग को 2%, इसके अलावा लोक यांत्रिक विभाग को 3%। ये परसेंट क्या है? इसका परसेंट निकाला गया है उसमें। ठीक है, चलिए अगला देखें, प्रमुख योजनाएं। कौन कौन सी योजनाओं को कितना कितना बजट दिया गया? पहले बात, कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपए का बजट, प्रधानमंत्री आवास योजना 8,500 करोड़ रुपए का बजट, महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 4,500 करोड़, मिशन जल जीवन मिशन के लिए जिसके अंतर्गत हर घर नल से जल योजना है ना, पढ़े होंगे, हर घर नल से जल योजना, उसी के तहत एक काम करेगा जल जीवन मिशन के तहत। कितना है? 4,500 करोड़। इसके अलावा 5 HP तक के कृषि पंपों मुक्त बिजली आपूर्ति के लिए 5,300 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,800 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1981 करोड़, स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़, सबके लिए आवास योजना जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों आता है, उसके लिए 875 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 738 करोड़, जनमन सड़क निर्माण योजना, ये महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा, 500 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना पुराना योजना है 200 करोड़ इसके लिए, और शहरी और 1,200 जो ग्रामीण नए आंगनबाड़ी बनाए जाएंगे। अब अगला देखें, नवीन पहल। कौन कौन सी नवीन पहल या नई योजनाएं आने वाली है? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आएगी, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना आने वाली है, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, कुंकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा, 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी खुलेगा यहाँ NIFT। इसके बाद स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। ये सब नई पहल है। अगर बात करें गुड गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की बात हम कहां से कर रहे हैं? ध्यान होगा हम लोग पढ़े थे क्या, गति के हम लोग 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या किया जाएगा? सबसे पहला पॉइंट, सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाएगा, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन
MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा, किसके लिए? वित्तीय प्रबंधन के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, फाइलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए ई फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाएगा, यानी जैसे एक जगह से एक जगह फाइल आता है और फिर दूसरी जगह जाकर के अटक जाता है, वो कितने दिन वहां अटका रहेगा कुछ पता नहीं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? ई फाइलिंग की व्यवस्था, ई फाइल की व्यवस्था होगी। ई फाइल की व्यवस्था मतलब उसमें सब चीजें देखी जा सकती हैं कि कौन सी फाइल कहां अटकी है, कितने दिनों से अटकी है। कुल मिला के सरकार चीजों को डिजिटल ऑनलाइन करना चाहती है। एक अटल निगरानी पोर्टल बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड होगा, विकास को सरकारी परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने के लिए यह बनाया जाएगा। कौन सा? अटल निगरानी पोर्टल। तो आपसे यह प्रश्न आईएमपी हो सकता है, जहां से पूछा जा सकता है प्रश्न, क्या अटल निगरानी पोर्टल किस प्रकार का पोर्टल है? तो ये मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड होगा, यानी मुख्यमंत्री इसको यूज करेंगे। दूसरा बात, ये अटल निगरानी पोर्टल जो है, वो अटल निगरानी पोर्टल क्यों बनाया जा रहा है या क्या उद्देश्य है इसके बनाने के लिए? तो ध्यान रखेंगे, जो भी सरकारी परियोजनाएं हैं उनकी क्या प्रगति है उनको ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल बनाया जा रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम है एक तरीके से, ठीक, ट्रैकिंग सिस्टम। ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली यानी खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन किया जाएगा। सरकारी सेवाओं और परियोजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर क्या होगा? एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पर आप फोन कर सकते हैं। अचल संपत्ति बिक्री खरीद को पेपरलेस किया जाएगा, फेसलेस और पेपरलेस किया जाएगा। फेसलेस और पेपरलेस करने का मतलब कि ऑनलाइन अगर आपकी अचल संपत्ति है, जैसे जमीन है या फिर घर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो उसको आपको खरीदना बेचना है तो बार बार आपको जो पंजीयन कार्यालय होता है वहां जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आपसे कोई भी पेपर न मांगा जाए, यानी पेपरलेस हो जाए, बिना ऑनलाइन सारी चीजें हो जाए। दूसरी बात, ये फेसलेस भी होगा। फेसलेस होने का मतलब क्या है कि फिर आपको जाना ही ना पड़े, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपकी रजिस्ट्री हो जाए। IIM और IIT रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप और जेम पोर्टल का उपयोग। जेम मतलब वही ज्वेलरी पार्क वाला। अगला, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया? तो ध्यान रहेंगे, ATI गति में हमने देख लिया गुड गवर्नेंस, अब एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें क्या है? ULB के अधोसंरचना निर्माण के लिए 750 करोड़ का आवंटन किया गया है। बागवानी विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 170 करोड़। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान के लिए 100 करोड़। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। वैसे हवाई अड्डे बन चुके हैं लेकिन उनको और विकसित किया जाएगा। पुलिस स्टेशनों को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और दक्षता वृद्धि के लिए 44 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस ग्राम गौरव पथ योजना मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो इसको आपको अपडेट करना है कि ग्राम गौरव पथ योजना में इस बार के बजट में कितना प्रावधान किया गया। अगला नंबर पॉइंट देखें, गति। फिर से ध्यान रखेंगे, गति। गति में ये क्या है? टी है, टी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। तकनीक के विषय में क्या है? डायल 100 और 112 की जो सेवाएं हैं उसके लिए 125 करोड़ दिया गया है। आप कॉल करते हैं ना 112 में, 100 में पुलिस के लिए, 112 तो सभी के लिए, ठीक। ई धरती का कार्यान्वयन किया, इतना करोड़ 48 करोड़ दिया गया। ई धरती मतलब कुल मिला के आपका जो जमीन है उस जमीन को ऑनलाइन किया जाएगा, जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा, जिसको बोलेंगे ई धरती। वाणिज्यिक कर विभाग में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के लिए 41 करोड़ रुपए। स्टेट डेटा रिसर्च स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए। डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी फसल चौपट हो गया, क्या हुआ उसको डिजिटली ही ऊपर से ही देख सकें, बार बार वहां जाने की जरूरत ना हो, उसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान। अदालतों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए, यानी जो
कोर्ट्स हैं वहां कंप्यूटर्स लगेंगे, उसके लिए 37 करोड़ रुपए। अपराध और आपराधिक ट्रेकिंग प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए 25 करोड़ रुपए, और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर से लिख देता हूं GATI, गति, गति में आ गया क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ गया आई। पिछले वर्ष की तुलना में बजट आवंटन 3 गुना से अधिक किया गया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। व्यवसायिक सुधार कार्य जिसको बोलेंगे BRAP के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का कार्यन्वयन किया गया है। मतलब अगर आप किसी प्रकार का इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस, ठीक। तो ये लाइसेंस को लेने के लिए आपको 15 जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल विंडो यानी एक ही जगह जाएंगे और वहीं से आपको लाइसेंस और सारी कार्यवाही होगी, ठीक है, जगह जगह अप्रूवमेंट लेने की जरूरत नहीं। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा, रोजगार उन्मुख औद्योगिक नीति बनाई जाएगी, मुख्य क्षेत्रों के अलावा सेवा क्षेत्र का संवर्धन किया जाएगा, अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अगला देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज है, जैसे हमने देखा ना शिक्षा के लिए बजट सबसे ज्यादा है 12%, तो इसमें क्या क्या चीज है, कॉलेजों का निर्माण और नवीनीकरण के लिए 112 करोड़ रुपए दिया जाएगा, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्नयन करना है उसके लिए 50 करोड़ रुपए, बलरामपुर और राजनांदगांव में 500 सीटर आवासीय स्कूल बनाने का प्रावधान है, दिव्यांग जन के लिए शैक्षिक संस्थान के लिए 30 करोड़ रुपए, नवा रायपुर को एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जिसको PMSHRI PM3 स्कूल कई घोषित हो चुके हैं, उसके लिए 277 करोड़ रुपए, ITI का आधुनिकीकरण करने के लिए 50 करोड़ रुपए, नर्सिंग कॉलेज के लिए 34 करोड़ और 12 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे जो 34 करोड़ में खुलेंगे, 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज खुलेंगे जिसके लिए 6 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कॉलेज के लिए 75 करोड़, 75 कॉलेज के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 50 करोड़। अगला देखें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 186 करोड़ रुपए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंतर्गत 132 करोड़ रुपए, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियन संस्थान का विस्तार के लिए 10 करोड़ यानी हृदय रोग के लिए, हृदय रोग निवारण के लिए कितना 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है। ये कहां है, इसी को बोला जाता है, रायपुर में है, मेकाहारा भी बोला जाता है, अरे यहां लिखते मेकाहारा हॉस्पिटल सुने हैं ना, वहां पे रायपुर में ART यानी केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत हम देखें तो महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़ रुपए, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल 333 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 100 करोड़, मिशन वात्सल्य योजना 100 करोड़, हाई स्कूल की लड़कियों के साइकिल वितरण 50 करोड़, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 40 करोड़, एकीकृत समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सखी 220 करोड़। फिर जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता के रूप में 220 करोड़ रुपए मिलेगा, जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 221 करोड़ का प्रावधान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए 50 करोड़, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़, पाम ऑयल की खेती 25 करोड़, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा में होम स्टे का विकास किया जाएगा, जसपुर में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। अब देखते हैं ऊर्जा विभाग के अंतर्गत क्या क्या है, तो ऊर्जा विभाग के लिए कृषि पंपों को मुक्त बिजली देने के लिए 3500 करोड़, देखे ना हमने पढ़ा था कि 5 HP तक के लिए जो पंप चलेंगे
उसके लिए अनुदान जो मिलेगा वो 3500 करोड़ रुपए रखा गया। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए 1000 करोड़, देखते हैं बिजली बिल हाफ योजना जानते हैं ना, उसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 250 करोड़ रुपए, सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़ और एक नियात निर्लार योजना के अंतर्गत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना आएगा नया, और नया रायपुर में नया पावर स्टेशन बनेगा 220 करोड़ रुपए। वर्तमान कीमतों पर सीएसडीपी की वृद्धि, वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू राज्य सीएसडीपी जो है 5,12,107 करोड़ से बढ़कर 5,67,880 करोड़ रुपए हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। और सीएसडीपी 2025-26 में 12% वृद्धि के साथ 6,35,918 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 10% राष्ट्रीय वृद्धि 10%। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय वृद्धि, यानी क्षेत्रीय वृद्धि कितना हुआ, तो इंडिया का क्या हुआ और छत्तीसगढ़ का क्या हुआ। तो अगर देखें इंडिया का तो 6.4 करोड़ है, जबकि छत्तीसगढ़ का 7.5 करोड़ है। उसी ये टोटल है, ठीक है, ये क्या है, ये औसत है। अब देखेंगे विभिन्न क्षेत्र में, जिसमें हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एक देखते हैं सर्विस। ठीक, तो पहले देखते हैं एग्रीकल्चर का, देख लेते हैं पहले दिया। तो एग्रीकल्चर में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि है 3.76 करोड़, जबकि छत्तीसगढ़ में कितना है 5.38 करोड़। उसी प्रकार से इंडस्ट्री में राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि कितनी है, तो 6.22 करोड़, 2%, जबकि इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ में कितना है 6.92%। उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि है वो भारतीय स्तर पर 7.22% है, जबकि ये छत्तीसगढ़ में 8.54% है। अब देखते हैं क्षेत्रीय योगदान कितना कितना योगदान करता है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में भारतीय जो योगदान है, यानी जीडीपी में कुल मिला के कहना क्या चाहता है, जीडीपी में योगदान। अब जीडीपी क्या है तो समझोगे नहीं, लेकिन फैक्ट याद कर लो, क्या करोगे, पढ़ोगे तो समझ पाओगे भैया, ऐसे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो जीडीपी में भारत के स्तर पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र 14.16% का योगदान देता है, जबकि छत्तीसगढ़ 16.80% का योगदान देता है। इंडस्ट्री की बात करें तो 30% का योगदान भारतीय जीडीपी में इंडस्ट्री देता है, जबकि छत्तीसगढ़ में बात करें तो 47.90% का योगदान देता है। सर्विस में हम पीछे हैं, सर्विस में भारतीय स्तर पर देखें तो 5.03% का योगदान है जीडीपी में, जबकि हमारा जो है केवल 35.30% का। तो इसमें क्या है, हम पीछे हैं, और यही क्षेत्र है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इंडिया की बात करता हूं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। तो एक व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, तो जो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय, उस राष्ट्रीय आय में डिवाइड करते हैं किसको, जनसंख्या को, तो हमको प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो पूरे भारत स्तर की प्रति व्यक्ति आय अगर देखूं तो 2,06,62 रुपए है, जो कि 8.66% की वृद्धि के साथ है। जबकि छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय आय पूछें, और ये पूछता है, ये आईएमपी है, ध्यान रखिए, आईएमपी प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न पूछता ही है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के विषय में। तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,62,870 रुपए,
बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, बहुत ही आईएमपी आपसे पूछा ही जा सकता है, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से सारा का सारा बजट हमने देखा। अब एक चीज मैं लिखना चाहूंगा कि आपने पूरा पूरा देखा वीडियो को, इसके लिए आपको थैंक यू। और इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको समझ में नहीं आई होंगी, जो डेटा होगा उसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और चूंकि ये चीजें इसलिए समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि आप जो है उसके जो अवधारणा है उसकी उस अवधारणा को नहीं समझते, नहीं जानते, इसलिए नहीं आई होगी। लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे प्रति व्यक्ति आय पूछेगा, किस क्षेत्र में ज्यादा योगदान, किस क्षेत्र को ज्यादा बजट मिला, किस क्षेत्र को कम मिला, किस क्षेत्र में बजट में ज्यादा वृद्धि की गई, किस क्षेत्र में कम की गई, ये सब चीजें आपसे पूछेगा। तो वहां पे आपको फैक्चुअल ही बताना है, इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने अभी तक एडीओ का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ऑफर आप देख सकते हैं इधर, और परीक्षा के बाद पछताने से बेहतर एक अच्छा कोर्स जरूर ज्वाइन करें। नमस्कार।